और आप सभी का स्वागत है पीसीआर इंस्टीट्यूट के इस इंक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। भैया क्या ही पढ़ रहे होंगे, और बहुत दिन बाद सर साइंस की क्लास आई है। सही बात है, बहुत दिन बाद आई है, लेकिन आप पढ़ते नहीं है तो इच्छा होती नहीं है क्लास ले लूं। पर मैंने कुछ स्टूडेंट का बारे में सोचना छोड़ दिया है। मुझे उन 5 स्टूडेंट से मतलब है जो पढ़ते हैं। आई डोंट केयर। पहली बात तो अटेंडेंस लगा दीजिए पहले जाके। सभी स्टूडेंट प्रेजेंट हैं। पवन, प्रियांशी, डाली, मानसी, लाइव चैट में दिख रहा हो। नितिन, कुलदीप तो नहीं होगा, बेवकूफ बनाता है हर बार रोज का रोज। शिवराज, गौतम, मुस्कान, प्रीतम, महक, सभी स्टूडेंट प्रेजेंट है नहीं है? क्या सभी स्टूडेंट प्रेजेंट हैं भैया? नहीं हो तो हो जाओ भैया प्रेजेंट। ठीक है, एक मिनट भैया। फिर आप सभी स्टूडेंट आ जाइए, पहले तो सही तरीके से जम जाइए भैया। ये कम जाना मत हो पहले, तो मुझे पसंद नहीं है वाली चीजें। कम जाना मत होइए पहले तो संख्या में। चलिए भैया, अब कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? पेज नंबर आप निकालिएगा 165 नंबर पे, पेज नंबर 165। सर हम तो कुछ और पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम? नई बुक होगी तो अलग होगा, पुरानी बुक होगी तो अलग होगा। पेज नंबर निकालिए, नई बुक में 90 और पुरानी बुक में 165। इसीलिए मैंने थोड़ा मोबाइल में एनसीईआरटी खोली भैया। ठीक है, और बहुत दिन बाद क्लास है आज, तो सही तरीके से सभी स्टूडेंट देख के जाएंगे। ठीक है भैया, अब ये कह रहे हैं, पहले तो मैंने आपको होमवर्क दिया था, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरी करने के लिए विसरण क्यों अपर्याप्त है? बताया था। हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं है। जिसमें बता रहा हूं, मेरी ये हार्ट है, वो सीधा संपर्क में नहीं है। किसके किसके संपर्क में नहीं है? जमीन के, वातावरण के। तो प्रत्येक कोशिका क्या है? वातावरण के संपर्क में नहीं है। सभी स्टूडेंट ने जितने मुझे होमवर्क भेजा है उनका होमवर्क सही है, मैं कुछ गलत नहीं करवा रहा हूं, तो मैं ग्रुप में वो डाल भी दूंगा। ठीक है, पर बसंत आप पढ़ो, आपका पढ़ना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। 95 की लड़ाई लड़ रहे हैं ना हम, तो ऐसे लड़ेंगे क्या 4-5 के साथ? 4-5 बहुत है, पर बस आप अंत तक रहो, बार बार ये लुक्का छिपी मत खेलो। ये लुकड़ा लई में कोई नहीं जीतेगा, जीतेगा तुम्हारा सर ही जीतेगा बस। कि उसे लड़ना आता है, उसे जीतना आता है। मुझे तुमसे भी, तुमसे अच्छे 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, वो पूरी क्लास अटेंड करते हैं रोज, और क्योंकि उन्हें टेंशन है भैया। तुम्हें टेंशन नहीं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की? हद कर रखी है बिल्कुल। हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती, अतः विसरण द्वारा सभी कोशिका और ऊतकों तक ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होती। क्योंकि विसरण क्या है भैया? एक धीमी प्रक्रिया है। विसरण सिर्फ कम दूरी तक ही पदार्थों का वहन कर सकती है, इससे अधिक पदार्थों का वहन नहीं कर सकती। तो जब हम सीधे वातावरण के संपर्क में नहीं है, पेड़ क्या है भैया? सीधा वातावरण के संपर्क में रहता है। तो कुछ तो भैया वो धरती से जुड़ा हुआ है, कुछ आसमान से जुड़ा हुआ है, तो वहां पर क्या है? विसरण पर्याप्त है, क्योंकि भैया वो वातावरण से जुड़ा हुआ है ना, कि उसको वातावरण से CO2 मिल रही है। किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा पहुंच रही है, पत्तियों के द्वारा आपके तने के पास, जो भी हुआ होगा। अब तना किसके संपर्क में है? आपकी पृथ्वी के, भूमि के, तो वो तो वातावरण से कनेक्टेड है। बट हमारा शरीर क्या है? हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं क्या है भैया? वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं है। तो विसरण द्वारा सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना आसान काम भी नहीं है। अब इसलिए क्या होता है भैया?
हम क्या करते हैं भैया, शरीर के विभिन्न अंगों तक वहन तंत्र का उपयोग करते हैं ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो मैं नहीं करवा रहा हूं। मैं दूसरा क्वेश्चन देखवा रहा हूं, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए किस मापदंड का उपयोग करेंगे। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 90, और मैं करवा रहा हूं उसका उत्तर। अब मैं सजीव हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से चल रहा हूं और यहां आ रहा हूं, चुक 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 रेल चली, चुक 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 रेल चली। तो भैया मैं क्या कर रहा हूं, गति कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, गति। तो पहले भैया क्या है, गति। सजीव गति दर्शाते हैं, क्या करते हैं भैया, गति दर्शाते हैं। और आप सभी के लिए एक नोटिफिकेशन है पीसीआई इंस्टीट्यूट की तरफ से कि आपका पेपर होगा। क्या होगा भैया, आपका पेपर होगा। नियंत्रण एवं समन्वय कंप्लीट होने के बाद सभी स्टूडेंट का पेपर होगा। पीसीआई की तरफ से आपको ऑनलाइन पेपर दिया जाएगा। सभी स्टूडेंट उसको घर पर ही सोल्व करेंगे बिल्कुल ईमानदारी के साथ। और सर अब आपको किसी पता लगा कि हम ईमानदारी से पेपर हल कर रहे हैं, इतनी टेंशन मत लो, संडे को बुलवा लूंगा तुम्हें भाड़ा खेड़ी जी। सर कहीं से आएंगे, अब इतना तो कर सकते हो ना नमूने होन, देख लेंगे। जैसे आप कुछ कहेंगे, आप अगर तैयार है भाड़ा खेड़ी आने के लिए तो भाड़ा खेड़ी आ जाइएगा। अगर आप चाहेंगे कि सर हम तो ऑनलाइन ही दे पेपर, तो आप ऑनलाइन ही दे दीजिएगा। ठीक है, अब भैया क्या है, वृद्धि। पहले जब मैं छोटा था तो मैं इतना छोटा था, पहले जब मैं छोटा था पहले जब मैं छोटा था तो मैं इतना छोटा था, अब इतना बड़ा होऊंगा तो मैं अगर धीरे धीरे बड़ा हो गया और मैं आज इतना बड़ा हो गया कि मैं तुम्हें पढ़ाने लग गया। तो मैंने क्या करी भैया, वृद्धि करी। क्या करी मैंने, वृद्धि। तो सजीव वृद्धि दर्शाते हैं। नंबर 3 श्वसन। क्या तुमने कभी कुर्सी को देखा है क्या सांस लेते हुए, और वो ऐसे करती होगी, बड़ी मुश्किल सर्दी निकली है भाई, तो इस सांस वो नहीं लेती। लेकिन सजीव क्या करते हैं, श्वास लेते हैं। सजीव श्वास लेते हैं। ठीक है, मैं फील करवा रहा हूं, मैं रटवा नहीं रहा हूं। हाँ, नंबर 4 भैया क्या है, उत्तेजनशीलता। नंबर नहीं लगोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पोषण। क्या तुमने कभी कुर्सी को पानी यानी पिलाया है क्या, खाना वाना खिलाया है क्या, नहीं। लेकिन जैसे मैं हूं यहाँ, मुझे खड़ा रहने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो मुझे ये नहीं भैया पोषण। सजीव क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, कहीं से भी करे भले अब वो। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना पहली बात तो। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर आप लिखेंगे कहीं से भी लिख के लाएंगे, और क्या ही लिखेंगे, नमूने होने बिल्कुल एक से एक। पवन एक्टिव है। पहले आज इसके बाद मैथ की क्लास इसीलिए रखी गई है, सर से मैंने बोला सर आपकी क्लास तक तो ठीक है, पर मेरी क्लास में देखते हैं कौन नहीं आता है, और जो क्लास में नहीं आता है उसे क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, कभी आने नहीं दिया जाएगा। बीच क्लास में स्किप मत करो, ये लुकड़ा नहीं मत खेलो, जीतेंगे सोनू सर ही तुम्हारे से। हो गया नोट, हो गया नोट भैया। नोट हो गया, बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। पहले आपका एक होमवर्क है, पहले होमवर्क डालिएगा भैया, आप पढ़ के आएंगे पेज नंबर 91। ये जो एक्टिविटीज हैं, क्रियाकलाप है, वो छोड़ देना पढ़ना, और पेज नंबर 92 और पेज नंबर 93, पेज नंबर
जीव अपना पोषण कैसे करते हैं यहां तक पढ़ के आएंगे। ये आपका होमवर्क है और सभी स्टूडेंट 2-3 बार रीडिंग करेंगे इस बुक की और मुझे बताएंगे अगर आपको कोई डाउट है जहां से आपको लाइन समझ में नहीं आएगी तो। डाली, मानसी, प्रियांशी और कौन है, मुस्कान। चारों आप बहुत सिंसियर हैं, मैं आपको बहुत समझदार मानता हूं। क्लास बंक करने की कोशिश मत करना। जिस दिन ये विश्वास टूट जाएगा ना उस दिन ऐसा भी नहीं कहूंगा कि क्लास ले लो, नहीं, हकीकत में कह रहा हूं। तो अभी विश्वास है तो बनाए रखो बस, और उम्मीद है कि तुम उतना ही विश्वास करते होंगे तुम्हारे टीचर्स पे भी जितना मैं तुम पे विश्वास करता हूं। अब भैया क्या कह रहे हैं, पहले होमवर्क अगर आइएगा इतना 91, 92, 93। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। अब भैया क्या है, नंबर 1 खाद्य पदार्थ, और मैंने बताया था कि हमारी रोटी क्या है, खाद्य पदार्थ है। अब उसमें क्या है भैया, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में तो कार्बन होता है, तो कार्बन आधारित, क्या भैया, कार्बन आधारित। यह क्या होता है भैया, यह जीवों को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। महक आपसे निवेदन है, आप बिना पूरी क्लास अटेंड किए अटेंडेंस फिल ना करें। ऑक्सीजन, भैया अगर ऑक्सीजन आ गई हमारे अंदर तो हम क्या करेंगे, सांस ले सकते हैं अंदर, तो श्वसन तथा एटीपी मतलब ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। नंबर 3 जल, भोजन के पाचन तथा शरीर के अंदर अन्य कार्यों के लिए। नंबर 4 CO2, समझा भी दूंगा भैया। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख घटक, ठीक है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख घटक। अभी मुझे बायोलॉजी की क्लास, सॉरी केमिस्ट्री क्लास लेनी है 12th क्लास की, मैंने फिर भी बहुत मुश्किल से टाइम निकाला। स्टूडेंट आप जानते हैं कि मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं है, और मैं फिर भी इसी मकसद से कि मुझे 95 बनवानी है, तो थोड़ा मुझे खुद से खुद करना होगा तुम्हारे लिए, इसीलिए मैं इसी मकसद से काम कर रहा हूं भैया, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, खाद्य पदार्थ यह जीवों को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। अगर मान लो किसी व्यक्ति को रोटी ना मिलेगी तो उसे ऊर्जा नहीं होगी, वो खड़ा नहीं रह पाएगा। फिर क्या है भैया, ऑक्सीजन, श्वसन तथा एटीपी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। अब ये ऑक्सीजन है, श्वसन हो गया, ठीक है। अब क्या हो भैया, एटीपी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जल, भोजन का पाचन। भाई साहब अगर खाना खा लिया उसके बाद पानी नहीं पिया तो भोजन का पाचन नहीं होगा, तो भोजन का पाचन करने के लिए कौन चाहिए आपका, भोजन के पाचन के लिए चाहिए आपका जल, CO2। अगर भैया ये कहानी पढ़ी थी कि CO2 प्लस H2O बनता है C6H12O6, तो अगर ये CO2 नहीं आएगा तो ये कार्बोहाइड्रेट कहां से आ गया। तो प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख घटक कौन है, CO2। कहां से मिलता है, वातावरण से मिलता है। किसे मिलता है, पौधों को मिलता है। पढ़े होंगे इतना, तो नोट कर लो इतना पहले तो, जल्दी जल्दी।
चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा और उम्मीद भी है कि आपने नोट कर लिया है। और जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों का अवश्य मानेंगे? तो भाई आपने पढ़ चुके हैं। देखिए, पोषण, श्वसन और उत्सर्जन। अगर पोषण नहीं होगा तो हमारे पास ऊर्जा नहीं आएगी और हम काम नहीं कर पाएंगे। श्वसन नहीं होगा तो हमें सांस नहीं मिल पाएगी और हमारा दम घुट जाएगा, हम मर जाएंगे। और उत्सर्जन नहीं होगा तो हमारे शरीर से वेस्ट जो पदार्थ है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो पोषण, श्वसन और उत्सर्जन तीनों आएंगे। अब अगली हेडिंग है स्वपोषी और विषम पोषी में अंतर। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। पेज नंबर देखिएगा, पुरानी बुक में 111, पुरानी बुक में कितना 111 और नई बुक में 96। पुरानी बुक है मेरे पास, ये पुरानी बुक है मेरे पास। ठीक है, सभी स्टूडेंट रेडी रहे, बहुत जल्द और कुछ होगा अच्छा ही होगा। और हो सकता है कि हम लंबी क्लास ले लें, उसमें कोई शक नहीं है, देख लेंगे बाद में बायोलॉजी को। आपकी पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है ना भैया, 10वीं क्लास को भी हल्के थोड़ी ले सकता मैं। अगली हेडिंग है भैया क्या, प्रश्न नंबर 1 ही है वहां का भी। स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण। वह कौन सा है? स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। अब तुम्हें पता है कि हरे पौधे जब अपना स्वयं भोजन बनाते हैं तो वो स्वपोषी है। तो भैया क्या है देखोगे इसमें, तो यह पोषण भले ही आपके पास लिखा है लेकिन आप फिर भी लिखिए, हरे पौधे में पाया जाता है, हरे पौधों में पाया जाता है। किस पाया जाता भैया? हरे पौधों में पाया जाता है। यह पोषण सजीवों तथा सजीवों में पाया जाता भैया। ठीक है, नंबर 2, इसमें अगर आप देखो हमने बोला था भैया प्रकाश संश्लेषण के लिए कोई कौन चाहिए, तो इसमें CO2 जल, CO2 जल, क्लोरोफिल भी चाहिए था और सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश। की आवश्यकता होती है। लेकिन भैया हमने देखा इनमें तो कुछ नहीं चाहिए, तो यह प्रक्रिया इनमें नहीं होती। तो विषम पोषी पोषण में यह प्रक्रिया नहीं होती। नंबर 3, यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और भैया यह दूसरों पर निर्भर होते हैं। हमने क्या बात की भैया कि जो स्वपोषी पोषण है वह हरे पौधों में पाया जाता है। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे हैं, कभी तुमने उनको देखा है या किसी से भोजन मांग रहे, ले दादा दे दे रहे, नहीं ना। तो क्या भैया हरे पौधे में पाया जाता है। फिर यह पोषण स्वजीव में पाया जाता है भैया कि मनुष्य गया
ले भाई थोड़ा सा खाना दे दे मेरे को। अगर खेत में अनाज नहीं हुआ तो भैया रह गए रहे भूखे अपन तो मतलब किसी ना किसी पर हम तो निर्भर है। तो किस पर है भैया, ये सजीव में पाया जा रहा है। फिर हमने देखा प्रकाश संश्लेषण में C6H12O6 तो बना, और उसमें क्या चाहिए थी भैया, CO2 जल। तो CO2 प्लस H2O, फिर क्लोरोफिल उसके एरो पे लिखा हुआ था, नीचे सनलाइट लिखा हुआ था। चार चीज चाहिए थी हमें, CO2 H2O क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। CO2 H2O क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, इनकी आवश्यकता होती है किसमें, स्वपोषी पोषण में। तो यह प्रक्रिया संपोषी में पाई नहीं जाती। फिर इनमें देखा हमने कि यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कौन, स्वपोषी। और यह करते हैं भैया, यह दूसरों पर निर्भर होते हैं। नोट कर लो इतना जल्दी जल्दी। चलिए नोट कर लिया होगा, बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो। चलिए भैया अगली हेडिंग क्या है हमारी, तो देखते हैं भैया अगली हेडिंग क्या है। मैं पुरानी बुक को देख रहा हूँ फिर वापस। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पौधे आवश्यक कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, हमें चार चीज चाहिए थी। CO2 मैं पहले बता चुका हूं, CO2 जल, क्लोरोफिल, और कौन चाहिए था आपका, सूर्य का प्रकाश। चारों की कहानी पढ़ेंगे, पर अब कहां से प्राप्त हो रहे हैं ये देखेंगे। सभी स्टूडेंट रेडी हैं, कमेंट करो जल्दी जल्दी, जल्दी करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। मानसी, डाली, प्रियांशी, मुस्कान, पवन, नितिन, और कौन कौन है, तो गौतम, और कौन कौन है भैया। ठीक है इतना ही है, मिटा दो भैया, मिटा दो इसको, मिटा दो सर। तो भैया क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, अपने आगे एनसीईआरटी खोल के रखो, नहीं तो किसी कॉपी में बैठ के देख रहे होंगे। आगे की क्लास कैसे कंप्लीट होगी, क्योंकि तुम्हें क्लास ही नहीं ली बायोलॉजी केमिस्ट्री की यार। ठीक है, ठीक है भाई। कुछ स्टूडेंट है हमारे, उनको डाउट है,
तो हमने 4 सामग्री देखी भैया, कौन कौन सी? CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। ठीक है भैया, बस लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसके बाद सब समझाऊंगा। भैया पहले कहानी आई CO2 की। तो पेड़ पौधे रंध्र द्वारा वातावरण से, वातावरण है, CO2 लेते हैं। ठीक है, नंबर 2 कहानी कौन सी है? जल की। पेड़ पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल लेते हैं। नंबर 3 क्लोरोफिल। कौन है? क्लोरोफिल। हरी पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होता है। कौन होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसमें क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल होते हैं। ठीक है, नंबर 4 सूर्य का प्रकाश, जो कि सूर्य दे सकता है बस। सूर्य का प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है। क्या था भैया? सूर्य से प्राप्त होता है। पर चारों ही कहानी पढ़ाई है और चारों ही कहानी समझाई है कि CO2 क्या होते हैं भैया? पेड़ पौधे रंग द्वारा समझा दूंगा, टेंशन मत लो, पर अभी सुन लो। रंग द्वारा वातावरण से CO2 लेते हैं और H2O पेड़ पौधे द्वारा, जड़ों द्वारा मिट्टी से जल ले लेते हैं। फिर क्लोरोफिल, हरी पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होते हैं। सूर्य का प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है। चारों चीजें पहले नोट कर लो अच्छे से, जल्दी जल्दी। हेलो, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो। ट्रेन ट्रेन जल्दी नोट करो भैया। कोई भागेगा नहीं, क्लास पूरी देख के जाना। ठीक है भाई, समझ लिया। अब कहानी थोड़ी सुन लेते हैं। क्या सुन लेते हैं सर? कहानी, कहानी में कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ा समझ लेते हैं, है ना। पेज नंबर निकालो, नई बुक का 94 पेज नंबर है। मैं सुना रहा हूँ, समझा रहा हूँ इसको, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे भैया, इसको टॉपिक को आगे जब हमारा चीजें आएंगी, अब हम पढ़ेंगे क्या? अगले क्वेश्चन आंसर। तो पहले पढ़ा दें आपको बुक, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर कराएंगे। इससे क्या होगा? हमारा टॉपिक क्लियर भी होगा। आहार नाल मूल रूप से मुख से गुदा तक विस्तृत लंबी नाल है। हम इस नली को विभिन्न भागों में देख सकते हैं। ठीक है भैया, हम देख सकते हैं कि आहार नाल यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पर खत्म हुई। दिख रहा है सभी स्टूडेंट को कि यहाँ? पहले बुक खोल लो ना भैया, कोई दिक्कत नहीं है।
भैया कहानी क्या बोल रहे हैं, आहार नाल यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पर क्या हो गई भैया, खत्म हो गई। तो मुख से लेकर गुदा तक। अब भैया हम तरह तरह के भोजन खाते हैं, कोई चावल खाता है तो कोई भैया जैसे रोटी खाता है, कोई अलग अलग भोजन खा रहे हैं कुल मिला के, जिन्हें भोजन नली से गुजरना होता है। भोजन नली मतलब ये है, हमारे शरीर में दो नली होती है, एक श्वास नली और एक भोजन नली। श्वास नली में क्या होता है, कभी कभी हमें दोनों का ठसका लग जाता है, तो श्वास नली में एक एपिग्लोटिस टाइप की एक संरचना होती है। तो कभी कभी क्या होता है, उस जैसे हमने खाना खाया, हमने झगड़ा झगड़ा हमने, तो क्या होता है भैया, वो श्वास नली ढक जाती है। जैसे हम भोजन को अंदर गिरते हैं तो श्वास नली क्या होती है, ढक जाती है। क्यों, ताकि भोजन अपनी श्वास नली में ना जा पाए। लेकिन हम खाना खाते समय हमें कभी कभी ठसका लग जाता है, तो सही टाइम पर जो एपिग्लोटिस है ये, इसका सही टाइम पर ढक्कन ना लग पाना और हमारी श्वास नली में भोजन का चले जाना, इससे हमें क्या होता है, ठसका लग जाता है और भोजन वापस श्वास नली से बाहर आ जाता है। समझ रहे बात को आप सभी स्टूडेंट? कमेंट करो भैया, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी कमेंट करो। देख रहा हूं कमेंट में। बहुत बढ़िया। एक ही तो है सुरेश वर्मा, मतलब मुस्कान तो कमेंट करती है और ज्यादा कोई कमेंट नहीं करता। अब भैया क्या है, प्रकृति रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है, जिससे वो छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। इससे हम दांतों को चबाकर पूरा कर लेते हैं। जैसे हमने खाया खाना, ऐसा तो नहीं कि हम डायरेक्ट डाल दिया, नहीं, हम चबा के खा रहे हैं, क्योंकि आहार नाल का आस्तर बहुत कोमल होता है। आहार नाल का आस्तर क्या होता है भैया, बहुत कोमल होता है। अतः भोजन को गीला करते हैं। पहले हमने जैसे लार है, वो क्या करती है, भोजन को अच्छा गीला कर लेती है, वो स्वादिष्ट बना देती है, ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। गीला हो गया भोजन तो आसानी से हमारी क्या होगी भैया, हमारी यहाँ से आराम से निकल जाएगा। वरना अगर कठोर भोजन होगा तो हम चबा नहीं पाएंगे उसको। ठीक है। अब जैसे हम कोई अपनी पसंद का खाना पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी, बेपर्याप्त तो बुक खोल के रखो, आ गया पानी आ जाता है। वास्तव में केवल जल नहीं है, वो क्या है, लार है। वो क्या है, लार। और लार ग्रंथि जिसे क्या कहते हैं, लार ग्रंथि से निकलने वाला लाला रस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, लाला रस। पर आप लार रस याद रख लो, लार याद रख लो। जिससे भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू यह है कि उसकी जटिल संरचना है। यदि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो इसे छोटे छोटे खंडों में खंडित करना होगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होगा कि एक रोटी ले ली और सीधे मुंह में डाल दी और सीधी कहाँ चली गई, हमारे अमाशय में चली गई। नहीं भैया, उसे हमें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। पहले तो हमने छोटे टुकड़े में तोड़ा, फिर हम मुंह में ले गए, फिर हमने और भी चबाया और हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, कि आहार नाल का आस्तर बहुत कोमल होता है। अब हमने क्या करा, लार चबाया हमने भोजन, तो लार में अच्छा घुल मिला लिया, मतलब भोजन को क्या कर लिया, रसीला कर लिया, ताकि भोजन निगलने में हमें आसानी हो जाए। क्या हो जाए भैया, हमें आसानी हो जाए। ठीक है। अब फिर आगे बढ़ते हैं। यदि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो छोटे छोटे खंडित करनी होगा। यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा करते हैं, जिसे हम एंजाइम कहते हैं। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं क्या, लार एमाइलेज। पूछ सकता है पेपर में आपसे, लार में कौन सा एंजाइम होता है, लार एंजाइम। तो यहाँ भैया क्या कर लो, नो, ये इसे क्या कर लो भैया, अंडरलाइन कर लो। क्या कर लो, इसको अंडरलाइन कर लो। जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू एक ही जटिल रचना है। यदि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो इसे छोटे छोटे अणुओं में खंडित करना होगा। एंजाइम कहते हैं, लार में एंजाइम होते हैं, लार एंजाइलेस कहते हैं। यह मंड जटिल अणु को शर्करा में खंडित कर देता है। तो वही याद रखना, लार में एक एंजाइम होता है, लार में एंजाइम, इसे बोलते हैं क्या, लार एमाइलेज। क्या बोलते हैं इसे, लार एमाइलेज, एमाइलेज बोलते हैं। ये करता है जटिल अणुओं को, याद रखना इस बात को, जटिल अणुओं को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। ठीक है।
तो क्या कह रहे हैं भैया कि लार में एक एंजाइम होता है जो इसमें लार एमाइलेज कहते हैं, जो जटिल अणुओं को सरल शर्करा में क्या कर देता है, इसे खंडित कर देता है। ठीक है, मुझे पता है आपकी अगली क्लास मैथ की है, पर बट मैं 10 मिनट बाद आपकी छुट्टी कर दूंगा, आप घबराइए नहीं, तो पूरी क्लास देख के जाइएगा, आपके लिए बना रहे भैया। अभी तो भोजन को चपाने के लिए पेशी, जी हाँ, भोजन को लार में पूरी तरह मिला देती है। अजीब है, इसमें लार है, ये भोजन को पूरी तरीके से मिला देगी। अभी आपको सुनना है, आपको लिखना कुछ भी नहीं है, पर बुक खोल के रखिएगा आगे। मुख से लेकर आहार नली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है। यह प्रमुखुंचक गति पूरी भोजन नली में होती है। मुख से अमाशय तक भोजन ग्रासिका या इसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। तो याद रखना, मैं बना रहा हूं भैया चित्र। अभी सिर्फ याद रख लो भैया, है कैसा ही बन जाए, ज्यादा ध्यान नहीं देना उस बात पे। मान लीजिए मुंह है, भैया ये सब बन गया। ठीक है, अब भैया हमारा ये गया क्या, हमारी जीभ है ये, वो एक दो नली लगी हुई है, क्या लगी हुई है, दो नली लगी हुई है, और एक और नली लगी हुई है, एक ये। तो ये जो है हमारी श्वास नली है, बताया था बिहार, दो नली होती है, एक आहार नली होती है, एक श्वास नली होती है, और ये आहार नली है, इसे इसोफेगस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं भैया, इसोफेगस। तो भैया यहाँ पर एक ढक्कन लगा होता है जिसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं इसे, एपिग्लोटिस। जब हम भोजन खाते हैं तब यह इसको ढक देता है, किसको, श्वास नली को। उसकी कहानी तो अलग है। अब मान लीजिए भोजन जा रहा है, पहले तो उसे दांत से अच्छे तरीके से चबाया, लार से अच्छे तरीके से घुला मिलाया, और भोजन को हमने रसीला बनाया। अब बारी आई किसकी, खाने की, अंदर अंदर जाने की बारी आई, तो भोजन कहाँ हो भैया, धीरे धीरे कहाँ गया, आपके अमाशय तक। ये आपके अमाशय की संरचना है। मान लीजिए मैं समझा रहा हूं, मैं इतना अच्छा नहीं बना रहा हूं क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं इतना अच्छा बनाऊं। अभी आपको, मुझे बहुत अच्छा चित्र बनाना आता है, टाइम नहीं है, बहुत जल्दी क्लास करनी है, अगली क्लास बायो केमिस्ट्री की लेनी है, और आपकी मैथ की क्लास रहेगी। आप मैथ क्लास पूरी देख के जाइएगा स्टूडेंट, मेरा ध्यान आप पे नहीं रहेगा, लेकिन अपनी होनेस्टी को बनाइए रखिएगा। ठीक है, तो भैया क्या हुआ कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारी किताब क्या बोल रही है वो सुन लेते हैं। कि मुंह से अमाशय, मुंह से अमाशय तक, मुख से लेकर अमाशय तक भोजन कौन ला रहा है, आपकी आहार नली ला रही है। सुनना ध्यान से, कि मुख से लेकर अमाशय तक भोजन कौन ला रहा है, आपकी आहार नली ला रही है। ठीक है, अमाशय एक वृत्त अंग है, मतलब अमाशय बहुत बड़ा अंग है। क्या है भैया, जो भोजन को आने पर फैल जाता है। हम बोलते हैं कि मेरे पेट भैया बहुत सिकुड़ा गया, मेरा पेट बहुत पतला हो गया, तो जब तक हमारा अमाशय क्या होता है, सिकुड़ा जाता है। लेकिन जैसे ही भोजन अंदर जाता है तो हमारा अमाशय फैल जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें अंदर क्या, उसकी थैली, कोई खाना खाने के बाद इतना मोटा हो जाता है, इसका मतलब उसकी अमाशय की थैली क्या हो गई भैया, फूल गई है। क्यों, क्योंकि उसमें भोजन आ गया है। अब अमाशय की पेशी भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। यह पाचन कार्य अमाशय की भित्ति में उत्पन्न जठर ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। भैया अमाशय में याद रखना, अमाशय में कौन होता है, जठर ग्रंथियां होती है। कौन सी ग्रंथियां होती है, जठर ग्रंथियां। ये क्या करती है, HCl अम्ल, अभी आपको पढ़ना है, मैं होमवर्क दे रहा हूं ना भैया। HCl अम्ल, प्रोटीन पाचक एंजाइम, प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन। प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन है, तो सेस्मा का स्त्रावन करते हैं। आपको इसे याद रखना है, अमाशय में जठर ग्रंथियां क्या करती है, HCl और पेप्सिन का स्त्रावन करती है। किसका स्त्रावन करती है, HCl और पेप्सिन का स्त्रावन करती है।
ठीक है। अब जो HCl अम्ल है वो एक अम्लीय माध्यम तैयार करेगा। क्या करेगा भैया? अम्लीय माध्यम तैयार करेगा। हम कभी कभी देखते हैं कि हमारे शरीर में खाना खाने के बाद हमारे पास कभी कभी हमें ऐसा लगता है वो तेज दर्द करने लगता है। क्यों? क्योंकि हम बहुत भूखे हैं और हमने खाना खाया तो हमें हल्का सा दर्द होने लगता है पेट में। उसका कारण आपने पता किया कभी क्या है भैया? उसका कारण यह है कि HCl अम्ल कम मात्रा में स्रावित होता है, इसलिए। ये भी कारण नहीं है। कारण यह है कि आपने क्या करा भैया, बहुत टाइम से आप भूखे थे, जबकि आपके अमाशय में से निरंतर कुछ कुछ मात्रा में HCl अम्ल स्रावित होता रहता है। अब जैसे ही आपके अंदर तो HCl अम्ल भरा है इस अमाशय में ऐसा, और फिर आया आपका भोजन इनके ऊपर, तो इधर भी अम्ल है और इधर से अम्ल धीरे धीरे गिर रहा है, तो इससे क्या हुआ? आपको एसिडिटी हो गई। क्या हो गई आपको? एसिडिटी, नहीं अम्लता, मतलब अम्ल की मात्रा क्या करेगा भैया इसमें बढ़ गई, इसलिए आपको हल्का हल्का पेट में दर्द होता है। ठीक है, हाँ वही कहानी है, समझा दी। आगे पढ़ ले आप आगे थोड़ा और। पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। आपके विचार में कौन सा अम्ल है? जब पढ़ लेंगे आप अभी। अमाशय से भोजन अब क्षुद्रांत में जाएगा। कहा जाएगा भैया? क्षुद्रांत में। ऐसे क्षुद्रांत की संरचना होती है। वह क्या है? क्षुद्रांत संरचना होती है। तो अमाशय से भोजन कहाँ गया? क्षुद्रांत में गया। यह अवरोधनीय पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? क्षुद्रांत है। अत्यधिक कुंडली होने के कारण यह स्थान से अवस्थित होती है। क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत छोटी होती है। पढ़ लेंगे इसको आगे। और पेज नंबर कौन सा था? 95 आपको पढ़ के आना है। 91, 92, 93 तो आपको पढ़ना ही है, पर 95 वाला पेज नंबर आपको पढ़ के आना है। मैं सभी स्टूडेंट से जब आऊंगा तो मैं पहले कमेंट देखूंगा कि कौन कितना आंसर दे रहा है, मैं पूछूंगा भी सही आपसे यहाँ से। ठीक है, तो पढ़ के आइएगा पहले तो। और जस्ट 15 मिनट बाद आपकी कौन सी क्लास है? मैथ की क्लास है। सभी स्टूडेंट रेडी रहिएगा और लुक्का छिपी गेम मत खेलिए। यहाँ पे खेल लिए बहुत बढ़िया बात है, लेकिन वहां पर किसी को गेम नहीं खेलने दूंगा, मैं खुद रहूंगा अवेलेबल। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, किसी और के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। और टीचर इतनी मेहनत करता है तो आपको, आपका धर्म बनता है कि आप जुड़े रहें। कुछ बहनें अगर ऑफलाइन में आई थी, मैंने उनसे बोला बहन आप ऑनलाइन में ही ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सभी स्टूडेंट प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर डिसिप्लिन के तरीके से क्लास देखिए। आपके लिए क्लास बनती है और किसी के लिए नहीं बना रहे हैं। चाहते हैं कि 95 वाला टारगेट पूरा करें आप सबके साथ मिलकर। प्लीज स्टूडेंट साथ दीजिए यार, प्लीज आपके सपोर्ट की जरूरत है 10th क्लास के। 12th क्लास तो दे रही है सपोर्ट, 9th 10th का और चाहिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो कमेंट कर दीजिएगा लास्ट बार। बाय बाय का टाइम, बाय बाय करिए, चलिए बाय बाय, बाय बाय करिए। बोलो गणपति बप्पा मोरिया, बाय बाय करिए भैया, बाय बाय करिए, बाय बाय करिए ना भैया। बहुत बढ़िया, बाय बाय, गुड बाय। गुड बाय तो नहीं, बाय ही सही।